हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स लक्ष्य में आपका स्वागत है। आज हम 10th मैथ्स के चैप्टर त्रिभुज की एक्सरसाइज 6.6 का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक आपको कराया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देख लें। चलिए शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। सिद्ध कीजिए कि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योग उसकी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो देखिए, एक समांतर चतुर्भुज यहाँ बना है ABCD, ये मैंने पहले ही ड्रॉ कर लिया है। और AE लंब BD पर और CF लंब BD पर खींच दिया गया है। पहले एक रचना भी मैंने की है। तो चलिए, दिया है क्या, ये चीज़ आप समझ लीजिए। दिया है एक समांतर चतुर्भुज ABCD, इसका नाम दे सकते हैं। ओके, ये चीज़ हमें दी है। फिर सिद्ध करना है ये कि जो इनके विकर्णों का वर्गों का योग है उसकी भुजाओं के वर्गों के योग के। देखो भुजाएं क्या हैं, AB भुजा है, BC भुजा है, CD भुजा है और DA भुजा है। इनके सब के वर्गों का योग इसके विकर्णों के वर्गों के योग। तो विकर्ण क्या है, AC है और BD है, ये है। अच्छा, रचना भी हमने इसमें करनी पड़ी। हमें क्या किया, AE लंब खींचा किस पर, BD पर, और CF या FC इसको कह सकते हैं, ये भी BD खींचा। ये लंब हमने खींचे दो। अब हमारा काम बन जाएगा। तो अब उपपत्ति पर आ जाते हैं। उपपत्ति में देखिए, यहाँ पर समकोण त्रिभुज कई सारे बन गए। एक ये आपको दिखाई दे रहा होगा, एक ये है, एक ये पूरा भी बन जाएगा कि ये है, एक ये पूरा भी है, एक ये पूरा भी है, कई सारे बन के आ गए। देखो, ठीक है। अच्छा चलिए, हम त्रिभुज यहाँ से AOE, सबसे पहले मैं AOE ले लेता हूँ। लेकिन कैसा है ये, इसको ये भी लिख देते हैं कि समकोण त्रिभुज AOE में। ओके, समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस तो लगनी ही है। इसका मतलब 90 के सामने की जो भुजा AO आपको दिख रही है उसका वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इस बात को हम एक मानकर छोड़ देंगे यही। ओके, अगर इसकी ज़रूरत पड़ी और किसी फॉर्म में तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए, अब हम ले लेते हैं त्रिभुज ABE, समकोण त्रिभुज ABE। ये वाला त्रिभुज नहीं ले सकते हम, AOB नहीं ले सकते क्योंकि AOB नहीं है समकोण। ABE लिया में, फिर पाइथागोरस लगाएंगे। इसके सामने की जो भुजा AB दिख रही है, क्योंकि फाइनली हमें AB² लाना है ना, तो इसलिए हम AB की ओर जा रहे हैं। AB² इक्वल टू BE² प्लस AE², AE और BE²। ओके, अब इसको थोड़ा सा चेंज भी हम कर सकते हैं। चेंज करने में क्या कर सकते हैं कि जो AE है वो यहाँ से देखो, इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, AO² माइनस OE² लिख सकते हैं। जब हम AE को यहीं छोड़ देंगे तो OE उधर चला जाएगा, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। और देखो क्या कर सकते हैं इसका, ये जो BE है, BE को क्या लिख सकते हैं, देखो BE को हम लिख सकते हैं BO माइनस OE, BO माइनस OE। लेकिन पूरे का वर्ग करना पड़ेगा क्योंकि वर्ग है। बहुत ध्यान से समझना, बहुत आसान भी है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब एक लाइन और इसमें बढ़ाएंगे, इसका होल स्क्वायर खोल देंगे तो ये हो जाएगा BO² प्लस OE² माइनस 2BO इंटू OE, बस ठीक है। अब देखो, कहीं कुछ कटने वाला नज़र आ रहा है, बिल्कुल इस पर तो शुरू में नज़र पड़ गई होगी आपकी, कट गया। AO जो है वो क्या है, AO देखिए यहाँ AC का आधा है, AC का आधा है,
ठीक है, AC की फॉर्म में ही तो हमें चाहिए वहाँ फाइनली, तो AC बना लिया इसको। अब देखो BO क्या है, तो BO तो BD का आधा है, ये भी बना दिया, BO तो BD का आधा है। अब चूँकि ये माइनस है, माइनस करेंगे क्योंकि इसका तो काम हो लिया, ये माइनस है। 2BO, देखिए BO का अगर डबल कर दे तो क्या BD नहीं बन जाएगा? ये बिल्कुल बन जाएगा, आप इस चीज़ को समझ जाइए बस। देखो यहाँ जो किया हमने, इसको हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, ओके। और BO माइनस OE चित्र की सहायता से हमने कर दिया है। अब जो यहाँ किया, तो यहाँ भी आप इसको लिख सकते हैं कि AO इक्वल टू AC/2 है, ऐसे करके लिख सकते हैं, AO इक्वल टू AC/2 और BO इक्वल टू BD/2। विकर्ण का आधा है दोनों, तो ये चीज़ भी लिख दो। चलिए इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, तो ये आ जाएगा AC²/4, ये भी आ जाएगा BD²/4, और माइनस जो BD और OE है हम उसको नहीं छेड़ेंगे, इसको इसी फॉर्म में रहने देंगे। इसको फर्स्ट तो वहाँ लिख दिया था, सेकंड लिख दो, इसको हम सेकंड लिख देंगे। अब आगे समझिए, फिर एक समकोण त्रिभुज आएगा। समकोण त्रिभुज कौन से वाला? तो देखो एक और दिखाई दे रहा होगा आपको, ADE, ये वाला। बस इसी लाइन के ऊपर देखिए, इसी विकर्ण के एक साइड में देख रहे हैं, पहले ये लिया, फिर हमने ये दूसरा जो बन रहा है वो भी ले लेंगे, ADE बन जाएगा। AD, इसमें फिर पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस में कैसे कि 90 के सामने का कौन सा है? AD² बराबर AE² प्लस क्या? DE²। ठीक है, अब AE को क्या लिखेंगे? फ्रॉम फर्स्ट, फिर वही लिखेंगे। देखो यहाँ से आप समझिए, AE को हम फिर क्या लिखेंगे? AO² माइनस OE², A² माइनस OE²। DE को फिर क्या लिखेंगे? देखो जरा, DE को हम क्या लिख सकते हैं? OE, यहाँ से यहाँ देखो OE प्लस OD, OE प्लस OD लिख सकते हैं, ठीक। अब चलिए इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए, AO² माइनस OE² प्लस, इसको जब खोलेंगे तो बन जाएगा OE² प्लस OD² प्लस 2OD इंटू OE। OD मैंने पहले लिख लिया, क्यों लिख रहा हूँ मैं बताऊँगा अभी। इसको इससे काट दीजिए, जो कटने वाले हैं काटो, जो बचने वाले हैं बचाओ। AO को मैंने क्या कहा था पिछली बार कि AC का आधा है, क्लियर है ये बात। और ये जो बचा OD, ये किसका है? ये पूरे BD का आधा है, ये भी क्लियर हो गई होगी आपके। और जो 2OD है, 2OD के साथ लिखा मैंने OD, देखो 2OD किसके बराबर है? BD, पूरा BD के बराबर है इंटू OE। अब ये बन गई समीकरण नंबर 3। बल्कि तो एक लाइन और बढ़ा रहा हूँ, इसका होल स्क्वायर नहीं खोला अभी हमने, तो अभी मत लिखो इसको। अब ठीक है, बस हो गया काम। होल स्क्वायर खोलते ही हम इसको 3 नाम दे देंगे, इसको छोड़ो। अब क्या करें? अब हमें AB² प्लस AD² लाना है, तो कर लीजिए, समीकरण 2 प्लस 3 कर दीजिए। 2 क्या है? AB² है, और 3 है AD², बराबर इस पूरे को जोड़ो उसी साइड, दूसरी साइड में, और इधर वाला भी पूरा हिस्सा आ जाएगा। AC²/4 BD²/4 प्लस OD इंटू OE। देखो BD इंटू OE है, BD इंटू OE, ओके। पूरे से पूरा कटा, क्योंकि माइनस A प्लस है। अब जो A²/4 है और AC²/4 है, इसको जोड़ेंगे और इन दोनों को भी जोड़ देंगे, तो ये दोनों AC²/2 और BD²/2 बचेगा। देखिए इसको लिखेंगे AB² प्लस AD² इक्वल टू, ये दोनों जब जोड़ेंगे तो बन जाएंगे AC²/2। जब एलसीएम लेकर देखेंगे हम तो वही बनेगा, प्लस ये बनेगा BD²/2, तो ये भी यही बन गया। और एक और चीज़ एक काम और कर लीजिए कि 1/2 बाहर ले लीजिए, AC² प्लस BD², ये आ गई चौथी बात। अब इसी प्रकार और चेंज करेंगे, क्या करेंगे? तो AB के बराबर क्या लिखेंगे?
और ए डी के बराबर क्या लिखेंगे कि सेम फॉर्म बन के आ जाए। देखिए एक बार मैं चित्र फिर आपको दिखाता हूँ। ए डी के बराबर क्या आएगा, ए डी के बराबर तो बी सी लिख देंगे, और ए बी के बराबर सी डी लिख देंगे, या हाँ सी डी लिख देंगे, ए बी सी डी और ए डी बी सी। क्यों बराबर हैं, क्योंकि सम्मुख भुजाएं हैं समांतर चतुर्भुज की, और ये बराबर होती है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब फ्रॉम फोर्थ कर देंगे, फ्रॉम फोर्थ इसी को ले लीजिए। ए बी की जगह मैंने क्या बोला, सी डी, और ए डी की जगह मैंने बोला बी सी। अब ये सेम ही रहेगा, इसमें चेंज नहीं होगा, क्योंकि विकर्ण तो चेंज नहीं हो सकते ना। ये हो गई पांचवी बात। अब हम क्या करेंगे, फोर्थ को और फिफ्थ को जोड़ देंगे। जोड़िए चलिए, ए बी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर। एक साइड में जुड़ेंगे, दूसरी साइड में दूसरी साइड के दोनों चीज़ें। 1/2 ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, और 1/2 ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब देखिए आधा ये आधा ये, क्या ए सी स्क्वायर पूरा नहीं बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, बी डी स्क्वायर। और इसको हम थोड़ा सा सही करके भी लिख सकते हैं कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं, जो कि इसने कहा है, और ये बात अब सिद्ध हो चुकी है। क्लियर है, समझ में आया? बहुत आसान सा सवाल है, बस करते जाइए, समझते जाइए। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखिए, दी गई आकृति में एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती हैं। देखिए इनको, ये जीवाएं, ए बी आपको दिख रही होगी, ए बी एक जीवा है और सी डी भी एक जीवा है, दोनों प्रतिच्छेद कर रहे हैं बिंदु सी पर। तो इसने कहा है कि इसको सिद्ध करिए। दो त्रिभुज सिद्ध कराने के लिए बोल दिए इसने, ए पी सी और डी पी बी, ये वाला और ये वाला त्रिभुज, दोनों को समरूप सिद्ध करने के लिए। और समरूप सिद्ध हो गया तो फिर इसके बाद तो फिर भुजाओं का अनुपात करना बहुत आसान होता है। तो दिया है ये सारी चीज़ें कि एक वृत्त में दो जीवाएं ए बी तथा सी डी परस्पर कहाँ, बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती हैं। बस पूरी बात लिख दीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ओके, चलिए सिद्ध करना है क्या, सिद्ध ये करना है ये दोनों बातें, बस इनको फिर एक बार लिख लीजिए, रिपीट हो जाएंगी। तो यहाँ तक भी आपको कोई समस्या नहीं आ रही होगी। सेकंड हमने ये भी लिख लिया है, सी पी इंटू डी पी। ओके, अब फिर आ जाइए आप रचना पे, क्योंकि एक रचना भी हमने की है। तो रचना क्या की कि ए डी तथा सी बी रेखाखंड खींचे। यह एक और लैंग्वेज इसकी होती है कि ए से डी को मिलाया तथा सी को बी से मिलाया। ऐसे भी आप कर सकते हैं, जो लैंग्वेज आपको अच्छी लगे तो आप उसको लिख सकते हैं। मार्किंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फुल मार्किंग आपकी आने वाली है। चलिए त्रिभुज हम ले लेते हैं वही वाले, कौन से जो इसने बोले हैं, बस वही ले लो डायरेक्ट। इसमें ऐसा करके लिखेंगे कि इस त्रिभुज ABC में और त्रिभुज DPB में। देखिए कुछ ऐसा लग रहा है हमें, देखो समरूप सिद्ध करने लिए इसीलिए हैं कि समरूप सिद्ध कर रहे हैं। तो कोण APC इक्वल टू कोण DPB इक्वल नज़र आए मुझे, क्या आपको भी आए? हाँ बिल्कुल आने चाहिए, क्योंकि दोनों ही शीर्षाभिमुख हैं। शीर्षाभिमुख कोण युग्म है। ओके जी, हो गई बात ये भी। अब फिर देखिए ये कोण किसके बराबर है, इसके बराबर है या इसके बराबर है? हाँ बिल्कुल सही समझा आपने। आप ये समझ रहे होंगे ना कि मैं इसको इसके बराबर लिखूंगा, नहीं। क्यों? क्योंकि ये समांतर है, हमें तो नहीं पता ना। हाँ दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि CAP बराबर है कौन, PDB के। अब ये क्या लॉजिक है, ये इसके बराबर कैसे आ गया? तो समझिए एक चीज़ आपने 9th में पढ़ी होगी कि यहाँ देखो एक आधार है
ये कहो कि एक वृत्तखंड है ऊपर वाला, यहाँ इस जीवा से ऊपर ऊपर चेक कर लीजिए। इससे ऊपर एक वृत्तखंड बन गया, एक नीचे बन गया, तो इससे ऊपर इसी आधार पर एक कोण तो ये बन गया और इसी पर एक कोण यहाँ ये बन रहा है। तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। एक प्रमेय वहाँ पढ़ी होगी आपने 9th में कि किसी एक वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं, समान होते हैं ना। तो एक ही वृत्तखंड के कोण है, ऐसा आप लिख दीजिए। हर चीज़ आपको प्रूव नहीं करनी है, जो पहली कक्षा में पढ़ ली, पहले चैप्टर में पढ़ ली, एक्सरसाइज में पढ़ ली, उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। बस ये चीज़ आप ध्यान रखिए। और यदि ये इसके बराबर है तो ये यहाँ भी सेम कंडीशन बन रही है। देखो इधर से देखो आप, ये और ये दोनों भी आपस में बराबर हैं। तो ACP इज इक्वल टू CBD, ये भी आपस में बराबर है और इसका भी यही कारण है। तो आप देखिए त्रिभुजों की के समरूपता की कसौटी कौन सी लगी। बिल्कुल सही कहा आपने, ए लगी, सही बोले आप, ए सही। त्रिभुज APC समरूप त्रिभुज DPB के, बिल्कुल सही हो गया काम हमारा। तो यदि ऐसा है तो डायरेक्ट हम सेकंड को भी कर रहे हैं। यदि ऐसा है तो इनकी भुजाओं का जो अनुपात है वो आपस में बराबर हो जाएगा। कैसे देखो जरा, अगर ऐसा है तो इसका मतलब AP के बटे क्या DP, बिल्कुल सही, और CP के बटे PB। बहुत आसान, कई बार आपको ये चीज़ मैंने बता दी है। बस यहाँ इसको सीधा कर लीजिए, AP PB और CP DP। ये भी मैंने बताया है कि जिन भी भुजाओं के अनुपात की आवश्यकता है लेंगे वही। 6 होती हैं, 3 इसकी भुजाएं होती हैं, 3 दूसरे की होती हैं। 6 में से 2 छोड़नी है, फिर आपको कौन सी 2 लेनी है वो इस पर डिपेंड करेगा कि उसने पूछा कौन से का अनुपात है। बस समझ में आ गई बात। नेक्स्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। दी गई आकृति में एक वृत्त की 2 जीवाएं AB और CD बढ़ाने पर परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती हैं। सिद्ध कीजिए कि PAC PDB के समरूप है। देखो ये PAC बाहर दिख रहा होगा, मैंने डायग्राम पहले ही बना दिया है। ये बाहर है और ये अंदर से बाहर तक का पूरा PBD, ये PDB भी कह सकते हैं। किधर से बोल दो आप, इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अब इस क्लास में आने के बाद में ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए आपको कि त्रिभुज किधर से भी बोल सकते हैं। BDP कह सकते हैं, PBD कह सकते हैं, जुलाई। चलिए, सिद्ध दिया है सबसे पहली बात कि एक वृत्त में 2 जीवाएं AB और CD बढ़ाने पर, ये बढ़ी, देखो AB बढ़ा और CD बढ़ा, बढ़कर ये कहाँ मिल रहे हैं, बढ़ाने पर परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये चीज़ आपने एज इट इज लिख दिया, कोई अंतर नहीं किया। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दिया, ठीक। अब सिद्ध कीजिए कि, ये पूरा सिद्ध करना हमें लिखना है। तो त्रिभुज PAC समरूप त्रिभुज PDB और दूसरा PA इंटू PB और PC इंटू PD, ये होगी। अब एक रचना हमने क्या की, एक रचना की हमने कि AC और BD को मिला दिया। AC व BD रेखाखंड खींच दिया आपस में। कौन से खींचे, ये खींचे AC और BD वाला। इस प्रकार से अंदर एक चतुर्भुज का निर्माण हो गया। उपपत्ति पे आ जाओ। उपपत्ति में अब हम कौन से त्रिभुज लेने चाहिए, जिसकी हमें ज़रूरत है हम वही ले लेंगे। हमें त्रिभुज PSC की है ना, तो हम वही ले लेंगे सिंपली सीधे। तथा त्रिभुज PDB में कोण, ये जो P है ये BPD और APC क्या सेम ही है? हाँ बिल्कुल सेम है, क्योंकि इन्हें हम कॉमन लिखेंगे और कॉमन को हिंदी में उभयनिष्ठ लिखते हैं। आप कॉमन शब्द भी यूज कर सकते हैं। कोण P इक्वल टू कोण P भी मैं यूज कर सकता था। अब इसके बाद देखिए PAC
कौन से कोण के बराबर है? इनमें से इसके बराबर है या इसके, क्योंकि ये तो बचा ही नहीं इसमें, तो इसके, बिल्कुल सही पकड़े हो, बी डी पी के बराबर। ऐसा क्यों? आप ये समझिए कि ये जो कोण ए है ये बहिष्कोण है। अब जो बहिष्कोण होता है, ये भी चीज़ आपने 9th में पढ़ी है कि ये कोण इस कोण के बराबर और ये कोण इस कोण के बराबर होता है। जो यहाँ कोण बनता है ये यहाँ कोण सी बहिष्कोण है, तो ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर। बस ये तो पता ही लग गया आपको। पीसीए, पीसीए किसके इक्वल? पीबी डी के इक्वल। डायरेक्ट लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कोण सी बहिष्कोण है इसलिए आपस में बराबर है। इसलिए त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी ए से त्रिभुज पीएसी समरूप है त्रिभुज पीडीबी के। एक बात हमने सिद्ध कर दी है और दूसरी बात फिर वही जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 में किया था। तो यदि ऐसा है तो क्या हुआ, तो इनकी जो भुजाएं हैं उनका अनुपात आपस में बराबर आएगा। और मैंने कहा था कि 4 भुजाओं में से कितनी लोगे? 2। जिसकी ज़रूरत है, पीए की ज़रूरत है, तो पीए को किसके साथ ले लो? पीडी के साथ ले लो। और पीसी को किसके साथ लोगे? तो पीबी के साथ लोगे। तो बन गया बस काम हमारा, क्योंकि पीए इंटू पीबी ये तो इसी से एडजस्ट हो जाएगा। इस चीज़ को आप ज़्यादा मत सोचें कि ये नहीं आ पाएगा, बहुत आसान चीज़ है, इसमें तो ना आने का कोई मतलब ही नहीं है, तो दौड़ के आएगा। ठीक है, हो गया सिद्ध। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में वही चीज़ है जो क्वेश्चन नंबर 1 में थी, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 1 का जस्ट अपोजिट है, विलोम है ये इसका। दी गई आकृति में त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि बी डी बाई सी डी इक्वल टू ए बी बाई सी। सिद्ध कीजिए कि ए डी बी ए सी का समद्विभाजक है। तो जस्ट अपोजिट है, वहाँ ये दिया था ये पूछा था, लेकिन यहाँ ये दिया है ये पूछा है, तो हो गया ना अपोजिट। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, अपोजिट हो गया। त्रिभुज ए बी सी की भुजा पर बिंदु डी इस प्रकार, पूरी लैंग्वेज लिख देंगे, इस प्रकार स्थित है कि बी डी अपॉन सी डी इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, और सिद्ध करना है कि ए डी कोण बी ए सी का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। और रचना क्या की हमने, तो देखिए रचना क्या की हमने, ये किया कि इसका ए डी का जो समांतर है वो ईसी खींची, वो भी किस प्रकार से, ताकि ए सी ए ई के बराबर, ए सी ए ई के बराबर हो, इस प्रकार से ये खींची। ठीक है, ओके। अब इसके बाद हम उत्पत्ति पे आ जाते हैं। उत्पत्ति में हमने वहाँ क्या किया था, देखो वहाँ जो किया था इसका अपोजिट होगा। इस बात को आप समझते जाइए कि जब बी डी बटे सी डी ए बी बटे ए सी के बराबर है, जो उसने दिया है, तो क्या एक चेंज हम कर सकते हैं कि बी डी बटे सी डी तो सेम रखो, लेकिन ए बी बटे ए सी नहीं बल्कि ए ई कर लो। और ऐसा क्यों किया? क्योंकि ए सी ए ई के बराबर है, ए सी ए ई के बराबर है, तो जो ए सी लिखा था हमने ए ई कर लिया। अब इसके बाद हम आ जाते हैं त्रिभुज बी ई सी में। देखिए बी डी और सी डी का जो अनुपात है वो किसके, ए बी और ए ई के अनुपात के बराबर है। तो ऐसा क्या हुआ, आनुपातिकता का परमेय अनुपात विलोम लग गया। अनुपातिकता परमेय का विलोम, परमेय के विलोम से उसका जस्ट अपोजिट ही तो करेंगे भाई। अगर अनुपात आया है तो वो दोनों समरूप हो गए, और ये आपस में एक दूसरे के क्या हो गए, ए डी
समांतर हो गया इसी के, ठीक। तो यहाँ समांतर हमने सिद्ध कर दिया, इसलिए रचना में ये चीज़ ना लिखें, बस यहाँ ये लिखें कि AC बराबर AE। और ये कर सकते हैं हम कि AB की बढ़ी भुजा पर E बिंदु स्थित है। एक लाइन ये कर दें तो ये ठीक हो गया, बिल्कुल अब सही है। AD और EC। अब देखिए दो बातें लीजिए, चूंकि AD EC के समांतर है और AC तिर्यक रेखा है, अगर ऐसा है तो ये कोण जो है ये इस कोण के बराबर आएगा। देखो कौन से कोण की बात कर रहा हूँ, DAC की। किसके बराबर आएगा, ACE के। एक बात। दूसरी बात फिर आ जाओ कि जब AD EC के समांतर है और इस बार तिर्यक रेखा आप देखिए BE है, पूरी BE, B से E, BE तिर्यक रेखा है। अब फिर आओ एक चीज़ पे, ऐसा है तो क्या कोण ये इसके बराबर नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि कैसे कोण है, संगत कोण है। तो कोण BAD बराबर आएगा कोण AEC के, सीधा AEC लिखो उसको, AEC के। ये हो गई दूसरी बात। अब ये समझिए कि जब AC और AE बराबर है, चूंकि AC AE बराबर हैं तो कोण इनके सामने की जो भुजाएं कोण हैं, इन भुजाओं के सामने के जो कोण हैं ये दोनों आपस में बराबर आएंगे। जब दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इनके सामने का ये कोण, इसके सामने का ये कोण, तो AEC बराबर है ACE के। ये तीसरी बात। अब क्या इन तीनों से एक चीज़ हम निकाल सकते हैं, उसी सवाल के जैसे 1, 2 व 3 से दोनों आपस में बराबर हैं, तो देखिए ये दोनों भी तो बराबर होंगे भाई, ये भी तो यही तो लिखा हमने, यही तो है ये, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर होंगे। कोण DAC बराबर है कोण BAD के। अब देखो कहाँ है ये, आ जाओ। BAD तो ये रहा और DAC या CAD ये रहा, तो जब ये दोनों आपस में बराबर हो गए तो बन गई बात हमारी। अतः कोण BAC अगर पूरा कर दें, BAC पूरा करें तो ये BAD और DAC या CAD के योग के बराबर होगा। अतः यही लिखेंगे हम कि फाइनली AD कोण BAC का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। हो गई बात से, बहुत आसान है, जस्ट अपोजिट है उसका बस। क्वेश्चन नंबर 10। नाजिमा एक नदी की धारा में मछलियां पकड़ रही है। उसकी मछली पकड़ने वाली छड़ का सिरा पानी की सतह से 1.8 मीटर ऊपर है। चलो इसका डायग्राम बनाते चलें, नहीं तो बात पकड़ में आएगी नहीं। पूरी रामायण आप पढ़ लोगे ना, लेकिन समझ नहीं आएगी। चलिए शुरू करते हैं। इसने क्या कहा कि देखो, मछली पकड़ने वाली छड़ आपने देखी होगी, उसका जो सिरा है पानी की सतह से 1.8 मीटर ऊपर है। तो आप एक काम करिए, नाजिमा को आप यहाँ बैठा दीजिए, यहाँ पे बैठा दी नाजिमा। और भाई उसका जो डंडा है वो कुछ इस प्रकार से है, यहाँ से डंडा है और ऐसे करके उसने अपना जाल फैला रखा है, यहाँ पे डाल दिया उसने, समझ गए आप। यहाँ पे ये डंडा है इसका, और यहाँ से उसने अपनी घेडी से, जो उसके डंडे की घेडी होती है, उससे तार को ऐसे डाल रखा है और ये तालाब में पड़ा है इसका तार, ठीक। तो इसने दिया क्या है, पहली बात ये कि जो उसकी जो यहाँ से देखो, इसने क्या कहा कि पानी की सतह से 1.8 मीटर ऊंचा। देखो पानी की सतह से यहाँ से ये वाला जो ये सिरा है, जहाँ से रस्सी निकल रही है, तार निकल रहा है,
ये हिस्सा 1.8 मीटर है। देखो समझते जाइए, बहुत बढ़िया चित्र बन के आ जाएगा। इस प्रकार स्थित है कि उसकी नाजिया से दूरी 3.6 मीटर है। किसकी? इसकी, मीन्स ये पूरा है 3.6, ये पूरा है। क्लियर? चलिए और बात क्या कह रहा है। और छड़ के सिरे के ठीक नीचे पानी की सतह पर स्थित बिंदु से उसकी दूरी 2.4 मीटर है। इसका मतलब 2.4 कौन सी दे दी उसने? ये दे दी, ये वाली। ओके, तो यह मानते हुए कि उसकी डोरी छड़ के सिरे से कांटे तक तनी हुई है, अच्छे से तनी हुई है, कहीं ढील उसमें नहीं है। उसने कितनी डोरी बाहर निकाले हुए हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी है। अब आप इस सवाल में देख सकते हैं कि इसमें क्या बचा। सारी चीज़ तो उसने दे दी, अब बचा क्या? तो बचा तो कुछ भी नहीं, बस डोरी की तो लंबाई निकालनी है और वो पाइथागोरस भैया से निकल जाएगी। देखिए यहाँ 90 डिग्री तो बन ही जाएगा। इसका नामकरण कर लीजिए, ए बी सी डी, कुछ भी ए बी सी डी ई, है ना, ए बी सी डी हो गया। ठीक, देखिए अब हम इस को थोड़ा सा लैंग्वेज में हम ज़रूर लिखेंगे। ए सी जो है वो पानी की सतह से किसकी दूरी है? छड़ की दूरी, छड़ के ऊपरी सिरे की दूरी, ऊपरी सिरे की दूरी जो कि कितनी है? 1.8 है। ओके, और ए बी क्या है? तो तार की लंबाई है, डोरी कह लो इसका, डोरी की लंबाई जो कि ज्ञात करनी है। ठीक, और भाई यहाँ जो बी सी दिया है वो कितना है? तो 2.4 मीटर दिया है। अब हम क्या ज्ञात करेंगे? ए बी को ज्ञात कर देंगे। समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए बी का वर्ग दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। बी सी है 2.4, ए सी है 1.8, स्क्वायर कर दीजिए तो 5.76 आएगा और ये 3.24 आएगा। जोड़कर जब देखेंगे तो 5 3 8 और 1 9 बन जाएगा, 9.00। ए बी स्क्वायर इतना है तो इसका मतलब ए बी बराबर 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। तो ए बी 3 आ गया, ये जो आया है ये 3 आ गया। अतः एक आंसर हमारा आ गया। आगे की बात वो क्या कह रहा है हमें नहीं पता, अभी थोड़ा सा छोड़ो उसको, बस अभी तक का काम हमारा निपट गया। ओके, बहुत आसान चीज़ लगी होगी आपको यहाँ तक। ठीक है, अब थोड़ा सा डायग्राम में फिर एक चेंज आएगा। देखो कैसे कि यदि वह डोरी को 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से अंदर खींचे। देखो यहाँ इस खिड्डी से उसको अंदर खींच रहा है, वो चला दिया उसने अपनी चक्री। तो ऐसे करके ये जो डोरी है इतनी दूर रह गई, तो ये तो फिर ऊपर तो उड़ेगी नहीं, तो नहीं उड़ेगी तो कहाँ टिकेगी? यहाँ टिकेगी कहीं को। ठीक, यहाँ मान लीजिए कि यहाँ टिक गई है, यहाँ टिक गई। ठीक, और इसको मान लीजिए ई है, तो ये कितनी हो गई? 12 सेकंड के बाद नाजिमा की कांटे से क्षैतिज दूरी ज्ञात करनी है। ये दूरी ये चाहिए, नाजिमा यहाँ बैठी है और यहाँ तक की चाहिए, ये कांटा है यहाँ पे, तो हमें ये पता होनी चाहिए। ये तो हमें पता ही है, एक बार फिर पाइथागोरस लगा देंगे। तो देखिए इसको निकाल रहा हूँ मैं अब, ए ई को, ए ई कितना हो ये पहले हमें ज्ञात करना है। तो देखिए ये कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से 12 सेकंड में खींची गई डोरी की लंबाई, कितनी डोरी खींची वो लंबाई हम ज्ञात कर लेंगे। तो होता है क्या? 5 गुणा 12, दूरी बराबर 4 गुणा समय, 12 पंजे 60, लेकिन क्या सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए तो 0.6 मीटर आ जाएगा। अब ये समझिए कि इस पूरी डोरी में से 0.6 तो निकल गया, अब कितनी बची? तो लिखेंगे शेष डोरी बराबर 3 में से 0.6 को घटा दीजिए तो 2.4 मीटर आ जाएगा।
2.4 कौन सा आया है? ये तो 3 आ गई थी, लेकिन ये आया है 2.4। इससे कंफ्यूज मत हो जाना। ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 2.4, ये तो यही रहेगी। मैं दोबारा लिख रहा हूँ इसको, लेकिन ये जो आई है ये भी 2.4 है, तो ये भी है तो ये भी है। ओके, दो जगह कैसे आ गया, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि अब कैसे आया मैंने पूरी बात आपको बता दी है कि ये शेष डोरी की लंबाई है। जब ये लंबाई पता है, ये पता है हमें, तो EC निकाल देंगे हम पाइथागोरस से। तो त्रिभुज AEC में, लेकिन कैसा त्रिभुज वो भी आप चीज़ लिखेंगे। समकोण त्रिभुज AEC में EC का वर्ग जो होगा वो AE के वर्ग में से AC को घटा देगा। मैंने डायरेक्ट कर दिया पाइथागोरस को, क्योंकि जो निकालना है हमें वही एक साइड छोड़ दिया। AE है कितना है, 2.4 है, बिल्कुल सही, और AC है 1.8। इसके स्क्वायर का अंतर हम घटा देंगे। चलिए घटा देते हैं, तो क्या आएगा, 2.4 का हो जाएगा 5.76 और 1.8 का 3.24 हो जाएगा। घटा कर देखिए, 6 में से 4 गए 2, 7 में से 2 गए 5, 5 में से 3 गए 2। EC स्क्वायर बराबर आया इतना, तो EC बराबर कितना, 2.52 का वर्गमूल आ जाएगा। और इसका वर्गमूल किसके बराबर आएगा, इसका वर्गमूल करके आप निकाल दीजिए, तो ये लगभग 1.59 मीटर आएगा। आप इसको करके देख सकते हैं। ठीक, अब क्या आया, तो अब हमें चाहिए ये चीज़ कि E से D तक की दूरी हमें चाहिए, क्योंकि नाजिमा यहाँ बैठी है, कांटा यहाँ है, छड़ इसकी ये है, ये लेके बैठी, अब यहाँ तक इसकी डोरी आ गई, तो ED हमें चाहिए। ठीक, तो लिख दीजिए ED इक्वल टू आ जाएगा EC और CD। EC कितना, तो EC है कितना लाए, 1.59 लाए, और CD कितना है, तो CD ये है कि 3.6 में से 2.4 घटा लीजिए। अब ये क्या घटाया मैंने, ये भी समझिए। ये टोटल था 3.6 और इसमें से 2.4 इधर था, तो कितना बच रहा था, उनका अंतर ही तो बच रहा था 1.59। इसको जोड़ेंगे 1.2 मीन्स घटाएंगे, फिर इनको जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा 2.5279। इतने मीटर आया है ED, इतने मीटर आया है ED। ओके, इस प्रकार से आपने एक्सरसाइज 6.6 को भी अच्छे से समझ लिया है। और आपको ये वीडियो पसंद आती हैं तो इनको लाइक ज़रूर करें, दोस्तों को, साथियों को शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, फ्री होता है सब्सक्रिप्शन। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।